सुप्रभात। आज हम भक्तिन अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया होगा? देखिए, यानी कि भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हमारी संस्कृति में लक्ष्मी जो है वो समृद्धि व ऐश्वर्य का प्रतीक था। ऐश्वर्य का प्रतीक था जो लक्ष्मी के लिए विरोधाभास था, यानी नाम के अनुकूल उसके पास पैसा नहीं था, विरोधाभास था, यानी नाम के साथ उसके गुण नहीं थे। अब भक्तिन को ये नाम किसने दिया? भक्तिन को ये नाम महादेवी वर्मा ने दिया, लेखिका ने दिया। फिर क्यों दिया होगा? जब लक्ष्मी महादेवी वर्मा के पास नौकरानी का काम करने के लिए गई तो महादेवी वर्मा ने उसकी गले में कंठी देखी, उसका सिर मुंडा हुआ था। दूसरी बात, उसका सेवा भाव व कर्तव्यपरायणता के कारण उसका नाम जो है भक्ति दिया होगा। यह है हमारा पहले प्रश्न का जो आंसर है, सिंपल है। भक्ति का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी हमारी संस्कृति में धन व ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, जो कि नाम के अनुकूल नहीं था। इस कारण से उसको नाम पसंद नहीं था और भक्तिन नाम महादेवी वर्मा ने दिया था, क्योंकि जब महादेवी वर्मा के सामने जब पहली बार वो उपस्थित हुई तो उसके गले में कंठी, सिर मुंडा हुआ था। उसका सेवा भाव, कर्तव्य प्राण देखकर उसका नाम भक्तिन दिया होगा। दूसरा प्रश्न, ये पहला है। दूसरा प्रश्न, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा की शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर ये धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, हम इससे सहमत हैं। ये बिल्कुल सही बात है, हम इससे पूर्ण रूप से सहमत हैं। अब क्यों सहमत है? देखिए, स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। देखिए, जब लक्ष्मी की यानी भक्ति की जब शादी हुई, शादी होने के बाद उसने दो पुत्रियों को जन्म दिया। तो सास व जेठानियों द्वारा उसकी उपेक्षा की। अब पुत्र प्राप्ति की चाह में तीसरी संतान भी लड़की पैदा हुई। अब बेचारी पर भक्ति पर अत्याचार होने लगे, यहां तक कि उसकी बेटियों को अधिक काम करना पड़ता था, यानी कि और जेठ जेठानियों के जो बेटे थे वो अच्छा खाना खाते थे और उन लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता था। अब देखिए, भेदभाव करने वाली कौन है? स्त्री। अत्याचार करने वाली कौन है? स्त्री।
तो स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब बख्तिन के पति का देहांत हो गया तो घर वाले चाहते थे कि वो दूसरी शादी करें ताकि सारी संपत्ति मिले। देखिए, एक औरत को विवश किया जाता है दूसरी शादी करने के लिए, ये नहीं जब उसकी बड़ी लड़की के पति का देहांत हो गया तो उस विधवा बहन की दूसरी शादी हो जाए ताकि वो सारी संपत्ति हमारे हाथ में आ जाए। स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है, बिल्कुल सही बात है। और जब उनकी योजना सफल नहीं होती है तो पंचायत द्वारा एक फैसला सुनाया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। और आजकल स्त्रियों की सहमति के बिना भी हमने देखा है भ्रूण हत्या हो रही है, यानी कि कोख में लड़की है उसकी भ्रूण हत्या होती है, दहेज की मांग की जाती है, और बेटा बेटी में अंतर किया जाता है और बहुओं पर भी अत्याचार होता है। इसलिए इस कथन से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। तीसरा प्रश्न, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना पर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? देखिए, तो इसमें आपको ये बताना है कि भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्रियों के मानवाधिकार का हनन हो रहा है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। पहले हम उसको समझते हैं कि भक्तिन की बेटी जब विधवा होगी तो जेठ जेठानियों ने जिठोत के लड़के को, यानी कि उसके साले को जो है तीतरबाज था, उसको बुलाया, लेकिन भक्तिन और उसकी लड़की ने मना कर दिया। फिर इन लोगों ने योजना बनाई और योजना बनाकर वो लड़की को अकेला देखकर लड़का जो है अंदर घुस गया। लड़की ने इसकी खूब मरम्मत की, उस लड़के की खूब मरम्मत की और लड़का लड़की जो है उस कमरे से बाहर आए जब तक लड़के वालों ने पंचायत के कुछ लोगों को बुला लिया। अब लड़का लड़की एक कमरे से बाहर आए, पंचायत जो है बैठी और पंचायत ने एक अपीलहीन फैसला सुनाया। पंचायत ने एक अपीलहीन फैसला सुनाया, वन ने फैसला सुनाया कि लड़का लड़की कमरे से बाहर आए हैं, इसका दोष वो कलयुग को देते हैं, दोनों को साथ रहना पड़ेगा, दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। इस तरह से ये स्त्री के मानवाधिकारों का हनन है, यानी स्त्री को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। यानी भारत में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। भारत में ये परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है, क्योंकि शादी का अधिकार सदियों से ही पुरुष के हाथ में है। शादी का अधिकार शुरू से ही पुरुष के हाथ में है। जो शिक्षा के माध्यम से जागृति आ रही है, उसको परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन आज भी गांवों में यही हालात है और ये परंपरा प्राचीन काल से आ रही है। हम देखते आ रहे हैं कि महाभारत काल में, कलयुग में आज भी बहुत सारी लड़कियों का बचपन में ही विवाह हो जाता है। माँ बाप उनकी इच्छा के विरुद्ध
पैसों के चक्कर में किसी अजड़ उम्र के व्यक्ति से शादी कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो हैं हमको सुनने को मिलती हैं, जो कि स्त्रियों के मानवाधिकार का उल्लंघन है, बहुत बड़ा अपराध है। ऐसी जो सामाजिक परंपरा है ये समाप्त होनी चाहिए, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है, क्योंकि ऐसी अनेक एग्जाम्पल है। इस कारण से औरत की ज़िंदगी जो है नरक बन जाती है। औरत की ज़िंदगी जो नरक बन जाती है, औरत को कम आयु में ही विधवा होना पड़ता है, जब अजड़ उम्र से शादी होती है। ये घटनाएं आम बात है। आजकल तो कुछ लोगों ने, समाज के दरिद्रों ने लड़कियों के विवाह को एक बिजनेस बना दिया है और 3-3, 4-4, 10-10 लाख रुपए की लड़कियों की शादी की जाती है। ऐसी जो सामाजिक परंपरा है इसे हमें रोकना होगा। चौथा प्रश्न, भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है? देखिए, भक्तिन अच्छी है, बिल्कुल सही बात है। भक्तिन अच्छी है कैसे? उसमें अच्छा सेवा भाव है, उसमें कर्तव्य परायणता है। लेकिन ये तो इसकी अच्छी बात हो गई, वो कह रही अच्छी है, फिर कह रही है कि वो दुर्गुणों का अभाव नहीं है, उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। यानी भक्ति में दुर्गुण भी है। कई बार, पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दुर्गुण कौन कौन से? जब भक्तिन जो है महादेवी वर्मा के घर में काम करती है तो उसको इधर उधर पैसे पड़े हुए मिलते हैं, वो पैसे जो है एक मटके में छिपा देती है। जब महादेवी वर्मा पूछती है तो वो कहती है कि घर में ही पैसे उधर से उधर रखना क्या चोरी है? क्या ये चोरी है? पहला दुर्गुण उसका, और अपनी बात को वो सही ठहराती है। दूसरी बात, वो महादेवी वर्मा को कोई भी बात घुमा फिरा कर कहती है, घुमा फिरा कर कहती है, और वह इसे झूठ नहीं मानती, वह इसे झूठ भी नहीं, भक्ति से झूठ भी नहीं मानती। तीसरा एग्जाम्पल जो है वह शास्त्र के अनुसार, यानी हमारे शास्त्रों के अनुसार वो अपनी बात को स्वयं सत्य सिद्ध करती है, स्वयं सत्य सिद्ध करती है, भले ही वो शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है। और वह हर इंसान को अपने अनुसार ढालना चाहती है, अपने अनुसार वो ढालना चाहती है, और स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करती, स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करती, स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करती हैं। और यही नहीं, उसकी पढ़ाई लिखाई में भी रुचि नहीं है, उसकी पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं है। जब महादेवी वर्मा कहती है कि कुछ पढ़ने लिख ले, तो वो कहती है कि मैं भी पढ़ने लिखने बैठ जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? इस तरह से वो अपनी बात को हमेशा स्वयं सिद्ध करने की कोशिश करती है। पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न जो है हमारा, पांचवा प्रश्न, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्नों को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? तीर्थ गए मुंडाए सी, पहला उदाहरण, तीर्थ गए मुंडाए, ये पहला एग्जाम्पल। इसको मैं समझा देता हूं आपको कि भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्नों को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? जब भक्तिन जो है महादेवी वर्मा के यहाँ रहने आई तो वह हर गुरुवार को नाई को बुलाकर वह अपना मुंडन करवाती है। महादेवी वर्मा उसको रोकती है
कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भक्तिन जो कहती है तीर्थ गए मुंडाए सिर, जबकि ऐसा शास्त्रों में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, वो अपनी तरफ से ये कहती है। दूसरी घटना बताती है चोरी के पैसों वाली घटना, यानी कि जब महादेवी वर्मा के घर में वो काम करती है, घर में काम करती है और घर में जब पैसे मिलते हैं तो वो इधर उधर रख देती है, मटके में छिपा देती है। जब महादेवी वर्मा पूछती है पैसे कहाँ गए, तो उसने कहा कि मैंने इधर से उधर रखे हैं, और वो चोरी और झूठ में अंतर बताती है कि धर्मराज युधिष्ठिर भी इतने सत्य बोल नहीं पाए होंगे, और महाराज युधिष्ठिर के राज में भी थोड़ा बहुत झूठ चलता होगा, तभी तो वो कृष्ण को खुश रख सकते थे और अपना राज्य उन्होंने ऐसे ही चलाया होगा। तो इस तरह से वो यहाँ महाभारत का एग्जाम्पल देती है और वहां पर ये शास्त्रों का उदाहरण देती है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। इस तरह से वो अपनी बात को सुलझा देती है। छठा प्रश्न जो है हमारा, छठा प्रश्न, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? यानी कि भक्तिन के आने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई कि एक तो महादेवी वर्मा ने मीठा खाना, यानी जो मीठा खाना होता है वो बंद कर दिया। अब उसको भक्तिन आने से उसको गाढ़ी दाल और मोटी रोटी उसको मिली पहले दिन। रात को उसको मकई का दलिया मिला, सुबह उठते ही मट्ठा और तिल लगाकर बाजरे के कुएं उसे मिले, ग्रामीण प्रदेश का खाना, बाजरे के कुएं मिले इसको, और ज्वार के भुने हुए दानों की खिचड़ी मिली इसको। यानी कुल मिला के महादेवी वर्मा को सारा जो है पौष्टिक खाना मिलना शुरू हो गया। सफेद महुए की लापसी मिली इसको। इस तरह से महादेवी वर्मा का जो खान पान है वो ग्रामीण परिवेश का हो गया। और यही नहीं, महादेवी वर्मा ने उस भक्तिन से ग्रामीण यानी कि देहाती भाषा भी सीख ली। इस प्रकार वो देहाती बन गई, जबकि भक्तिन पर शहरी जीवन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो रसगुल्ला खाना नहीं सीख सकी, वो आय के स्थान पर जी कहना नहीं सीख सकी भक्तिन। लेकिन महादेवी वर्मा ने जो है ग्रामीण परिवेश से संबंधित खान पान, रहन सहन, भाषा वो सारी सीख ली। इस कारण से महादेवी वर्मा देहाती बन गई। अगला प्रश्न जो है पहाड़ के आसपास, पहला प्रश्न पहाड़ के आसपास में, पहला प्रश्न जो है पहाड़ के आसपास में जो पहला प्रश्न है, आलो आंधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं? देखिए, बेबी हालदार और भक्तिन, बेबी हालदार आलो अंधारी आपने 11th में पढ़ा था। देखिए, ये भी जीवन से संघर्ष करती है, इसको भी परिवार का सहयोग नहीं मिलता है, ये भी नौकरानी का काम करती है, देखिए दोनों का जीवन जो है संघर्षपूर्ण है। ये भी स्वाभिमान के साथ जीती है,
ये भी कर्म करने में विश्वास करती है, ये भी कर्म करने में विश्वास करती है। इस तरह से ये लोग जो हैं अपना आत्म सम्मान बचाते हुए जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों का जीवन जो है एक सा है और दोनों ने जीवन जो है नौकरानी का जिया है, लेकिन दोनों ने कभी जीवन से हिम्मत नहीं हारी है। ये पाठ के आसपास आपको नहीं करना है। दूसरा प्रश्न पाठ के आसपास का, पाठ के आसपास का जो दूसरा प्रश्न है, भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। अखबारों या टीवी समाचारों में आने वाली किसी ऐसी ही घटना को भक्तिन को उस प्रसंग के साथ रखकर चर्चा करें। देखिए, भारत गांवों का देश है, बिल्कुल सही बात है। भारत ग्रामीण प्रधान देश है। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था थी और उन पंचायत में जो पंचायती राज व्यवस्था में जो पंच थे वो न्यायाधीश के समान थे और ये न्यायाधीश जो फैसला सुनाते थे वो अंतिम होता था। ऐसा ही फैसला उन्होंने इस भक्ति पाठ में सुनाया है, अपीलहीन फैसला सुनाया है और आज भी गांवों में ऐसा ही होता है। और आपने कई बार सुना होगा कि कोई लड़का लड़की प्रेम विवाह करते हैं तो गांव की पंचायत जो है उन दोनों बालक बालिका को नंगा गांव में घुमा देती है। गांवों में अगर किसी का रेप होता है, बलात्कार होता है, उसको 10 युद्धों की सजा होती है। क्या ये पर्याप्त है? इस तरह से पंचायत द्वारा जो फैसले सुनाए जाते हैं ये बिल्कुल एक तरफा होते हैं, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसी पंचायत व्यवस्था जो होती है, ऐसी जो न्याय व्यवस्था होती है वो मजाक का विषय बनती है। और यही कारण है कि कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि पंचों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होती है। हमने सुना है बहुत सारे ऐसे केस में जहां पंचायत जो है जेल में बैठे, पंच जो है वो जेल में बैठे हैं। ये आपको नहीं करना है। फिर तीसरा प्रश्न जो है, 5 वर्ष की वय में ब्याही जाने वाली लड़कियों में सिर्फ भक्तिन ही नहीं बल्कि आज भी हजारों अभागिना हैं। बाल विवाह और उम्र के अनमेलपन वाले विवाह को अपने आसपास हो रही घटनाओं पर चर्चा करना नहीं करना है आपको। ऐसी घटनाएं हो तो बतानी है आपको। चौथा प्रश्न जो है पाठ के आसपास में, महादेवी ने इस पाठ में हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली, गौधुली आदि के माध्यम से पशु पक्षियों को मानवीय संवेदना से उकेरने वाली लेखिका के रूप में उभरती हैं। उन्होंने अपने घर में और कई पशु पक्षी पाल रखे थे तथा उन पर रेखा चित्र भी लिखे हैं। शिक्षक की सहायता से ढूंढ कर करे, ये नहीं करना है। यानी आपको पाठ के आसपास जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं करना। आपको जो प्रश्न करना है एक और है, भक्तिन अध्याय का उद्देश्य बताइए। भक्तिन अध्याय का उद्देश्य बताइए, ये आपको करना अलग से। यानी कि आपको जो है प्रश्न जो है 6 प्रश्न जो है अभ्यास प्रश्न हैं वो करने हैं। इसके अलावा ये करना है तो उद्देश्य बताना है आपको। संघर्षहीन जीवन है, यानी मनुष्य को हमेशा संघर्ष करना चाहिए। इस पाठ में भक्तिन जो है संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती हैं। समाज में जो भेदभाव होता है उसका विरोध करना चाहिए, भेदभाव का विरोध करना चाहिए। भक्तिन चाहते हुए भी विरोध नहीं कर पाई थी। मानवाधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, मानवाधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को भी समान अधिकार मिले, स्त्रियों को भी अपनी बात कहने का अधिकार मिलना चाहिए। कर्म करने में विश्वास, इंसान को हमेशा अपने कर्म करने चाहिए, कर्म करने में विश्वास करना चाहिए। जो इंसान कर्म करता है वही सफलता की मंजिल पर पहुंचता है। शिक्षा के प्रति जागरूकता लोगों में होनी चाहिए। शिक्षा के प्रति जागरूकता हम लोगों में ला सके ताकि ऐसी समस्याएं समाज में पैदा नहीं हो। लड़का लड़की में
समानता होनी चाहिए, लड़का लड़की में समानता होनी चाहिए, यानी लड़के और लड़की को समान अधिकार मिलने चाहिए। यही नहीं, हमारे हृदय में एक आदर्श सेवा भाव भी होना चाहिए। हमें अपने समाज देश को एक तरह से आदर्श सेवा भाव करते हुए हमें कोई कार्य करना है। पंचायत द्वारा जो अपीलित फैसला होता है, पंचायत के फैसलों का विरोध करना चाहिए। पंचायत के जो फैसले होते हैं उनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि आजकल पंचायत जो है बनवे फैसले देती है, जिनके पास पैसा होता है उनके पक्ष में फैसला सुनाया जाता है। बाल विवाह का विरोध होना चाहिए, यानी कि आज भी गांव में बाल विवाह होते हैं, अक्षय तृतीया पर बहुत सारे बाल विवाह होते हैं, उसका विरोध करना चाहिए। बाल विवाह समाज में रुकने चाहिए। और शुरू से जो परंपराएं चली आ रही है, सदात्मक जो परंपराएं होती है जो समाज के लिए अच्छी नहीं है, ऐसे छल कपटों का विरोध करना चाहिए, छल कपट का विरोध करना चाहिए। यानी जो मान्यता चली आ रही है जो समाज के लिए अच्छी नहीं है, समाज को अंधकार की ओर ले जा रही है, ऐसी परंपराओं का विरोध करना चाहिए। और यही नहीं, हमें अपनी ग्रामीण सभ्यता व संस्कृति से प्रेम करना चाहिए, संस्कृति से प्रेम करना चाहिए, अर्थात हमें अपने गांव की संस्कृति को भी नहीं भूलना चाहिए। यही इस पाठ का उद्देश्य है, जो सारी बातें इस पाठ में आ जाती हैं। धन्यवाद। इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न ये समाप्त होते हैं। आपको 1 से 6 तक करने हैं, इसके अलावा ये उद्देश्य करना है। धन्यवाद।